विंदापाल उग्रसेनपाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान के तहत 30 प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम 31वें से लेकर 60 क्वेश्चन तक अर्थात 30 क्वेश्चन आज आपको फिर अभ्यास कराएंगे। तो चलिए उन 30 प्रश्नों को हम देखते हैं। ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा था जो हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। आज हम 31वें प्रश्न से आपको अध्ययन कराएंगे। 31वां प्रश्न है आपका। 31वां प्रश्न है कि पुरस्कार देने से कई लाभ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ तर्कसंगत नहीं है। तो हमने कहा था जब इस तरह का प्रश्न आए तर्कसंगत नहीं है तो आप सबसे पहले नहीं को अपने मन मस्तिष्क से हटा दीजिए। कहाँ से हटा दीजिए? अपने दिमाग से ही हटा दीजिए। पहले आप ये देखिए कि पुरस्कार देने से कौन कौन से लाभ हो रहे हैं जो इसमें 4 दिए हैं और कौन सा तर्कसंगत है। तो तर्कसंगत है की बात कर लीजिए। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, ठीक है, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, तो यह तर्कसंगत है। पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायक, तो पुरस्कार पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायक नहीं होते, इसलिए ये गलत लग रहा है। रुचि और उत्साह उत्पन्न करने में तो पुरस्कार निश्चित ही बालक में रुचि और उत्साह बढ़ाते हैं। विद्यालय के अनुशासन के विकास में सहायक होते हैं, निश्चित ही पुरस्कार भी विद्यालय के अनुशासन के विकास में सहायक होते हैं। तो 3 चीजें तो तर्कसंगत लग रही हैं इस विकल्प से। चौथा जो आपका है ये बी, यही आपका तर्कसंगत नहीं लग रहा है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुरस्कार देने के कई लाभ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ तर्कसंगत नहीं है। तो आपका यह बी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा में पुरस्कार की उपयोगिता है। शिक्षा में पुरस्कार की उपयोगिता है क्योंकि सीखने में अभिप्रेरक का कार्य करती है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, अर्जित गुणों के विकास में सहायक। तो ये तीनों चीजें पुरस्कार से उपयोगी हैं। लेकिन जो अगला है इसमें विद्यालय के नाम का प्रचार करते हैं, यह शिक्षा में पुरस्कार की सबसे बड़ी उपयोगिता है। सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि विद्यालय के नाम का प्रचार करते हैं। जब बच्चे को पुरस्कार मिलता है तो निश्चित ही आज पेपरों के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये पता चल जाता है कि बच्चा किस स्कूल में था और उसने कितना बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया है। तो विद्यालय का नाम इससे जो है प्रचारित होता है, ठीक है। तो ये 31वां और 32वां प्रश्न था। अब हम 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न है आपके सम्मुख। 33वां प्रश्न है उपेक्षात्मक दंड का उदाहरण है। उपेक्षात्मक दंड जिसमें बालक की उपेक्षा की जाए, ठीक है, तो वह कहलाएगा उपेक्षात्मक दंड कहलाएगा। तो कह रहा है प्रश्न कि उपेक्षात्मक दंड का उदाहरण है, पहला विकल्प विद्यालय का कमरा साफ करवाना, दूसरा विद्यालय में अवकाश के बाद गृह कार्य करवाना, तीसरा है दूसरों के सामने लज्जित करना, और चौथा है कक्षा में पीछे बैठाना या बिठाना, ठीक है। तो सबसे बढ़िया उदाहरण जो इसका लग रहा है उपेक्षात्मक दंड का वह है डी, कक्षा में पीछे बिठाना, ठीक है, ये उपेक्षात्मक दंड होगा। 34वां है आपका पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर वही चीज आ गया। तो पहले हमको क्या ध्यान देना है कि सत्य है, इसको ध्यान मत दीजिए। पहले हमको क्या ध्यान देना है कि पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस चीज का हमको ध्यान देना है। नहीं है को भूल जाइए। निरंतर पुरस्कार, ठीक है, 34वां प्रश्न था आपका, उसका विकल्प है कि निरंतर पुरस्कार अरुचिपूर्ण
निरंतर पुरस्कार अरुचिपूर्ण, नीरस और अर्थहीन प्रक्रिया है। निश्चित ही जब आप बार बार पुरस्कार देते जाएंगे तो वह अरुचि पैदा कर देती है, नीरसता पैदा कर देती है, अर्थहीनता पैदा कर देती है। जब आप निरंतर पुरस्कार देते हैं तो ये तो सत्य लग रहा है, ठीक है, ये सत्य लग रहा है, ठीक। पुरस्कार से कुशाग्र बुद्धि के बालक प्रोत्साहित होते हैं, तो ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि पुरस्कार से ही कुशाग्र बुद्धि का बालक प्रोत्साहित हो। कुशाग्र बुद्धि का बालक तो बिना पुरस्कार के भी प्रभावित होगा। तो ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। पुरस्कार अधिक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, ये हो सकता है कि पुरस्कार अधिक परिश्रम के लिए आपको प्रेरित करे, आपको प्रोत्साहित करे। पुरस्कार ईर्ष्या और द्वेष को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये भी सही लग रहा है। तो 3 कथन इसमें हमको सही लग रहे हैं। ए विकल्प ए आपका सही लग रहा है, आपका सी सही लग रहा है और आपका डी सही लग रहा है। तो ये हो जाएगा कि ये कथन सत्य हैं, ये तीनों कथन सत्य हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा था कि पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो पुरस्कार से कुशाग्र बुद्धि के बालक प्रोत्साहित होते हैं, ये सत्य नहीं है। तो आपका यह बी विकल्प सही हो जाएगा। 34वें का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न आपके सम्मुख ये रहा कि बच्चों की निंदा करना और रिक्त स्थान है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि बच्चों की निंदा करना डैश 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 प्रकार का दंड है, ठीक है। 35वां प्रश्न आपके सम्मुख दिया है कि बच्चों की निंदा करना रिक्त स्थान प्रकार का दंड है। तो 4 विकल्प आपके सम्मुख दिए हैं। क्या वो सामाजिक प्रकार का दंड है, क्या वो उपेक्षात्मक दंड है, क्या वो भयजन्य दंड है, क्या वो मानसिक दंड है। अगर किसी भी बच्चे की आप निंदा कर रहे हैं तो निश्चित ही वह मानसिक दंड की श्रेणी में आएगा, अर्थात 35वें प्रश्न का डी उत्तर सही है। मानसिक प्रकार का दंड है, बच्चों की निंदा करना, ठीक है, यह मानसिक दंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानसिक दंड कहलाएगा, ठीक है। 36वां है कि दंड के विषय में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें कही गई हैं, इनमें से कौन सी बात तर्क संगत नहीं है, ठीक है। दंड के विषय में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें कही गई हैं, मतलब जो बच्चों को हम दंड देते हैं उसके संदर्भ में 4 बातें कही गई हैं, इनमें से कौन सी बात तर्क संगत नहीं है। तो पहले आप देख लीजिए कि तर्क संगत है, ठीक है। 36वें का कौन सी बातें तर्क संगत हैं? दंड बालक की आयु के अनुरूप होना चाहिए, ये तर्क संगत लग रहा है। दंड बालक की आयु के अनुरूप होना चाहिए, ये तर्क संगत हमको लग रहा है। दंड सामूहिक रूप से देना चाहिए। अरे भैया कैसे दे देंगे सामूहिक रूप से? बच्चा कोई एक गलती कर रहा है तो काहे पूरी कक्षा को जो है हम दंड देंगे? हम दंड देंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति को जिसने दंड को किया है। तो सामूहिक रूप से दंड देना ये हमको तर्क संगत नहीं लग रहा है। दंड साधारण होना चाहिए, ये तर्क संगत है, ठीक है। दंड अपराध के अनुरूप में होना चाहिए, जैसा अपराध बालक ने किया हो, व्यक्ति ने किया हो, दंड उसी अनुरूप उसको देना चाहिए, तो ये भी तर्क संगत है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? तर्क संगत नहीं है, तो हमको बी ऑप्शन लगा देना है कि दंड सामूहिक रूप से देना चाहिए, ये तर्क संगत नहीं है, ठीक है, ये तर्क संगत नहीं है। तो बी आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है। 37वें प्रश्न का आप देखिए कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना कहलाता है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग या कौशल या जो है किसी विषय का अन्य परिस्थिति में जब हम उपयोग करते हैं तो यह सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, चिंता नहीं कहलाती है।
भग्नाशा नहीं कहलाती है, प्रेरणा नहीं कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 37वें का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक, 37 प्रश्न आपके हो गए। अब हम चलेंगे 39वें प्रश्न की ओर, 38वें प्रश्न की ओर। 37 प्रश्न हो गए तो अब 38वां ही तो आएगा। चलिए, 38वां प्रश्न कह रहा है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र दर्शाई जाती है, ये अधिगम वक्र से प्रश्न है। ठीक है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र दर्शाई जाती है और बाद में क्रमशः मंद दर्शाई जाती है, ऐसे वक्र को कहा जाता है। ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। पहली बार इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार दो बार जरूर इस चीज को पढ़िएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो रही है, सीखने की गति तीव्र है और बाद में क्रमशः मंद, क्रमशः क्या कह रहा है? क्रमशः पहले तीव्र होती है, फिर मंद होती है, फिर तीव्र होती है, फिर मंद होती, क्रमशः। ये जो क्रमशः शब्द है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले तीव्र होती है, फिर मंद होती, फिर तीव्र होती, फिर मंद होती, फिर तीव्र होती है, फिर मंद होती है। तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र कहते हैं। तो 38वें का आप सी विकल्प लगा दीजिए कि क्या हो जाएगा? मिश्रित वक्र कहते हैं। उन्नतोदर वक्र भी नहीं कहेंगे, नतोदर वक्र भी नहीं कहेंगे और सरल रेखीय वक्र भी नहीं इसको हम कहेंगे। ठीक, 39वां प्रश्न है आपका कि उपयोग और अनुपयोग के दो उप नियमों को थार्नडाइक द्वारा रखा गया था। उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। जब हमने सीखने के नियम आपको बताए थे तो अभ्यास का नियम जब आपने पढ़ा था तो उसमें दो चीजें हमने बतलाई थी। एक उपयोग का नियम बताया था, एक अनुपयोग का नियम बताया था। ठीक, तो यहां से आपका अभ्यास का नियम इसमें सही होगा। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अनुपयोग और उपयोग का नियम ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत नहीं है, तत्परता के नियम के अंतर्गत नहीं है और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नियम के भी अंतर्गत नहीं है। तो इसका 39वें का बी आपका सही हो जाएगा कि उपयोग और अनुपयोग के दो उप नियमों को थार्नडाइक द्वारा अभ्यास के नियम में रखा गया था। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया? ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी पुनर्बलन उनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व है। पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन फिर भी उनके सिद्धांत में पुनर्बलन है। ठीक, तो स्किनर में देखिए पुनर्बलन था ही, वो तो पुनर्बलन का प्रयोग कर ही रहे हैं। थार्नडाइक ने भी पुनर्बलन शब्द का जो है प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन पावलोव एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर जब वो प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने पुनर्बलन शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी पुनर्बलन उनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व है। जब उनके आप प्रयोग को पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या देख रहे हैं कि घंटी बजने के साथ भोजन दिया जाता है, भोजन देना ही पुनर्बलन कहलाता है। तभी जो है वह क्रिया कर रहा है, कुत्ता बार बार जो है घंटी बजने के साथ वो दौड़ा चला आता है। तो पुनर्बलन शब्द का तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन पुनर्बलन उनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व रहा है। तो इसमें हम सी विकल्प लगाएंगे। पावलोव ने जो है पुनर्बलन शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन पुनर्बलन उनके सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए, 40 प्रश्न यहां से आपके समाप्त हुए। अब 41वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 41वां प्रश्न आपका कह रहा है
ठीक, कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश 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 ने किया। मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। जीन पियाजे दिए हुए हैं, कैटल दिए हुए हैं, विलियम स्टर्न दिए हुए हैं, बिने दिए हुए हैं। इन चारों में से कौन सा सही है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का अगर किसी ने प्रयोग किया था तो वह कैटल महोदय थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें विकल्प बी आपका सही माना जाएगा। अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आपने पढ़ा, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, इस पर बात करनी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपका होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपका होता है, देखिए लक्ष्य भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में क्रिया भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेरणा भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभ्यास आपका प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जितनी बार आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी, तो अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाएगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है तो 43वें का विकल्प दिया हुआ है। थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये तीनों ही पुरस्कार को महत्व देते हैं। ठीक है, लेकिन गुथरी एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो अपने प्रयोग में अधिगम के सिद्धांत में पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं। किसी वीडियो में हम गुथरी पर चर्चा करके आपको इस चीज़ को बतलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए आप समझ लीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे हमने गुथरी को नहीं पढ़ा है, हमारे पाठ्यक्रम में गुथरी थे ही नहीं, न बीएड में है, न जो है बीटीसी में है, न डीएड में है, तो भैया कैसे? तो हम थार्नडाइक को तो पढ़े हैं ना, थार्नडाइक ने पुरस्कार को महत्व दिया हुआ है, स्किनर ने भी पुरस्कार को महत्व दिया हुआ, पावलोव ने भी पुरस्कार को महत्व दिया हुआ। लेकिन जब इन तीनों ने दिया तो चौथा तो निश्चित ही ऐसा होगा जिसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो हम अंदाजे से भी इसको सही कर सकते हैं। तो कभी कभी गेस भी आपका जो है दिमाग भी आपके उत्तर को सही कर देता है। ठीक, 44वां प्रश्न है आपका कि शिक्षण 44वां प्रश्न है आपका, हाँ क्षमा कीजिएगा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है डैश डैश डैश। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? ठीक, तो अभिप्रेरणा क्या आश्रित चर है कि बाह्य चर है कि स्वतंत्र चर है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो अभिप्रेरणा हम आपको पढ़ाए हुए हैं। अभिप्रेरणा क्या है? एक बाह्य चर है। क्या है? एक बाह्य चर है, एक बाह्य कारक होता है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो यहाँ से 44वें का आपका बी उत्तर सही होगा, बाह्य चर होगा। ठीक है, 44वें का बी आपका सही हो गया। अब हम 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 45वां प्रश्न आपका है कि कक्षा में 45वां प्रश्न आपका है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुपयोग आप नहीं करते हैं? किस युक्ति का अनुपयोग आप नहीं करते हैं? ठीक है, कौन सी युक्ति का आप प्रयोग नहीं करेंगे, ये 45वां प्रश्न पूछ रहा है। तो आप पहला विकल्प देखिए कि छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, इस युक्ति का आप प्रयोग करेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति का प्रयोग कराएंगे कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा आप करेंगे, कि अंतिम जो विकल्प है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रविधियों का अनुपयोग करना,
तो किस चीज का आप अनुपयोग नहीं करेंगे, मतलब अनुपयोग आप नहीं करेंगे, यहाँ नहीं को ध्यान दीजिएगा, फिर वही चीज मैं कहता हूं। ठीक, तो बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आप उनकी अत्यधिक प्रशंसा न करें, इस युक्ति का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो बच्चे में अहम जागृत हो जाएगा, अहंकार जागृत हो जाएगा और निश्चित ही वो कहेगा हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत, हम तो पढ़ के पास बिना पढ़े ही पास कर लेंगे, इतने पढ़ने में हम तेज हैं। तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना यह उचित नहीं है, इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह युक्ति जो है सही नहीं है। ठीक है, 46वां प्रश्न है आपका कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ठीक है, शिक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, 46वां प्रश्न ये कह रहा है। तो पहला ही आपका हो जाएगा विकल्प इसमें कि अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो अनुशासनहीन छात्रों को बाहर निकाल देना, तब अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। कि शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। ये 4 विकल्प आपके दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय है। तो भैया सबसे प्रभावशाली उपाय तो यही है कि आप उनको रोचक और व्यवहारिक ढंग से पढ़ाइए। जब बच्चा रोचक और व्यवहारिक ढंग से पढ़ेगा तो निश्चित ही कभी भी कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं करेगा और कक्षा का अनुशासन बनाए रखेगा। तो इसमें बी आपका विकल्प सही हो जाएगा कि शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना चाहिए। ठीक, 46वां प्रश्न यहाँ से आपका समाप्त होता है। अब 47वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 47वां प्रश्न है आपका कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, छोटा प्रश्न है लेकिन बड़ा ही हंसाने वाला प्रश्न है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ठीक, तो यथार्थता, कल्पनाशीलता, सी समन्वय, या डी अनुकरण। इसमें कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। हाँ, कॉमा नहीं रहेगा, क्षमा कीजिए, कॉमा नहीं रहेगा, सीधे वही है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। ठीक है, तो कोई भी कौशल जब बच्चा सीखता है पैदा होने के बाद, तो भैया अनुकरण के द्वारा ही वह सीखता है। ठीक है, किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखता रहता है। सीखना है ना? सीखना क्या है? सीखना है, अब यही पूछ रहा है कि सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक, बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, हमने पहले आपको बताया था कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो अब सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, ये कोई सीखना हो गया। ठीक, अनुभव और अभ्यास का परिणाम, ये कोई सीखना है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये कोई सीखना है? नहीं। तो अर्थात इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, 48वें का डी सही हो जाएगा कि सीखना क्या है? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखना क्या है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, किसी दूसरे के व्यवहार को देख करके जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो उसको सीखना कहते हैं। तो इसमें ये तीनों विकल्प तो उस बात को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, तो इसमें से डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 49वां आपका प्रश्न है 49वां प्रश्न है कि किस अधिगम नियम के अनुसार प्रबलन का प्रभाव पूर्ववर्ती न होकर पश्चातवर्ती होता है? प्रबलन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रबलन का प्रभाव पूर्ववर्ती न होकर के पश्चातवर्ती होता है। ठीक, तो 49वां प्रश्न आपका यही है, अभ्यास के नियम के अनुसार। तो इसमें ये तो एकदम नहीं लग रहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ठीक, प्रबलन अर्थात पुनर्बलन, ठीक,
पूर्ववर्ती न होकर के पश्चातवर्ती होता है। पहले पुनर्बलन उसको नहीं मिलता बल्कि बाद में उसको पुनर्बलन मिलता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में हमने चूहा, स्किनर का प्रयोग आपको बताया था, चूहे का प्रयोग बताया था, कबूतर का प्रयोग बताया था कि पुनर्बलन उसकी अनुक्रिया के बाद उसको मिलता है पुनर्बलन, मतलब भोजन रूपी उसको पुनर्बलन बाद में मिलता है। तो यह प्रबलन पूर्ववर्ती न हो करके, ठीक है, पश्चातवर्ती होता है। यह स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार ही होगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर यह भी नहीं होगा। इसमें बी आपका ऑप्शन सही होगा 49वें का। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार ही प्रबलन का प्रभाव पूर्ववर्ती न होकर पश्चातवर्ती होता है। ये 49वां प्रश्न आपका यहाँ से समाप्त हुआ। अब हम 50वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 50वां प्रश्न है आपका 50वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद। देखिए फ्रायड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, ये भी इसकी व्याख्या नहीं करता। व्यवहारवाद, ठीक है, ये भी इसकी व्याख्या नहीं करता। अंतर्दृष्टि द्वारा जो है सीखने की बात ये नहीं करता, ठीक। संबंधवाद भी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या नहीं करता। गेस्टाल्टवाद ही एक ऐसा है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर की व्याख्या करता है। तो 50वें का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद, ठीक, समझ में आ गया। अब 51वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मानसिक थकान का स्पष्ट लक्षण कौन सा है? मानसिक थकान का स्पष्ट लक्षण कौन सा है, इसको हमें बताना है। तो पहला है अवधान भंग होना। अवधान का मतलब ध्यान भंग होना, ठीक। दूसरा आलस्य आना। मानसिक थकान का स्पष्ट लक्षण कौन सा है? तीसरा शारीरिक कमजोरी का एहसास होना। मानसिक थकान का स्पष्ट लक्षण क्या ये है शारीरिक कमजोरी का एहसास होना? नहीं। प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने पर भी बार बार गलतियां करना और निरर्थक उत्तर देना, ये कहलाएगा मानसिक थकान का स्पष्ट लक्षण, यही कहलाएगा। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। मानसिक थकान का स्पष्ट लक्षण क्या है? प्रश्न का उत्तर ज्ञात है फिर भी बार बार गलतियां कर रहा है और निरर्थक उत्तर दे रहा है। यह किसको सूचित कर रहा है? यह सूचित कर रहा है मानसिक थकान को, ठीक। 52वां प्रश्न है आपका कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना आवश्यक है, क्यों? बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना आवश्यक है, क्यों? पहला, यह विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में लिखा हुआ है। बी, इसके लिए सरकार से धनराशि आवंटित है। सी, यह बच्चों के अनुभव आधारित सीखने का सशक्त माध्यम है। डी, यह बच्चों के मन को तरोताजा करने का माध्यम है, ठीक है। तो इसमें सबसे बढ़िया जो विकल्प आपको लग रहा है, हमको लग रहा है, वह है बच्चों के अनुभव आधारित सीखने का सशक्त माध्यम है। बच्चे देशाटन पे जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो अनुभव आधारित सीखने पर उसको बल मिलेगा। तो आपका 52वां का हो जाएगा सी विकल्प, इसमें सही हो जाएगा। अब हम 53 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53 प्रश्न आपका कह रहा है, 53वां प्रश्न कह रहा है कि समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, तो इसमें चरण नहीं है, तो आप इसको देखिए। विकल्प पहला क्या कह रहा है? समस्या को समझना, ठीक, समस्या को हल करने की योजना बनाना, समस्या के हल की जांच करना, या समस्या को बोलकर सुनना, ठीक है। तो यही समस्या का चरण नहीं है। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। बाकी आप सब सारी चीज़ें जो है समस्या के चरण हैं, समस्या को समझना भी उसके चरणों में आता है।
समस्या को हल करने की योजना भी उसके चरण में ही आता है, और समस्या के हल की जांच करना भी उसके अंतर्गत आता है। लेकिन समस्या को बोलकर सुनना, यह जो है ये समाधान विधि के चरण के अंतर्गत नहीं आता है। 54वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? 54वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, बी नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करना, सी उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य असहचार्य और प्रशिक्षण निरीक्षण पर आधारित होना। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? ठीक, तो उद्दीपन सीखने से संबंधित ये भी है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन भी सीखने से संबंधित है, नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करना भी सीखने से संबंधित है, प्रशिक्षण और निरीक्षण पर आधारित होना भी सीखने से संबंधित है। ठीक है, ये सब उसकी विशेषताओं से संबंधित है। लेकिन उद्दीपन अनुक्रिया, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य असाहचार्य जो है, यह इसमें सीखने से संबंधित नहीं है। तो 54वें का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 55वां आपका प्रश्न है कि प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? 4 विकल्प दिए हैं, कोहलर दिया हुआ है, कोफ्का दिया हुआ है, स्किनर दिया हुआ है और पावलव दिए हुए हैं। तो प्राचीन अनुबंधन का जब प्रश्न कहीं भी आपको दिख जाए तो आप उत्तर लगाइएगा पावलव। पावलव ऐसे एक शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। तो यहाँ से आपका पावलव सही हो जाएगा। बच्चों, यहाँ तक आपके 55 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम चलेंगे 56वें प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न आपका है, अनुबंध का पिता किसे कहा जाता है? अनुबंध का पिता, 56वां प्रश्न है आपका, अनुबंध के पिता किसे कहा जाता है? तो न देखिए कोहलर को कहा जाता है, न तो कोफ्का को कहा जाता है, न तो वर्दीमर को कहा जाता है। अनुबंध के पिता अगर किसी को कहा जाता है तो वह पावलव को कहा जाता है। ठीक है, देखिए 56 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। 57वां प्रश्न क्या कहता है? अनुबंध क्या है? क्या अनुबंध क्या है? अनुबंध साहचर्य स्थापित होना है कि व्यवहार में परिवर्तन होना है कि नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना होता है कि अभ्यास द्वारा सीखना होता है? अनुबंध क्या है? साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंध कहलाता है। ठीक, अब 58वां प्रश्न है आपका कि पावलव ने कुत्ते की रिक्त स्थान निकलने वाले लार को एकत्रित किया। लार को, यहां लार हो जाएगा आपका, लार को एकत्रित किया। भैया कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय से निवेदन है कि वो वर्तनी में त्रुटियां थोड़ी सी कम करें, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो जाती है। पावलव ने कुत्ते की निकलने वाले लार को एकत्रित किया। ठीक है, किस ग्लैंड से एकत्रित किया, यही पूछ रहा है। ठीक है, लार को, ये लार है आपका, कुत्ते की लार को एकत्रित किया। लार को एकत्रित किया। पावलव ने कुत्ते की किस ग्लैंड से निकलने वाले लार को एकत्रित किया? तो पैराथायराइड, पैराथायराइड जो ग्लैंड है, इससे लार से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। ठीक, दूसरा आपका है बी पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, यह आपकी लार ग्रंथि
है तो इसमें बी विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये लार निकलती है, पैरोटिक ग्लैंड से लार निकलती है। ठीक, और आपका फिर ये सी भी गलत हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा कि पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिक ग्लैंड से लार निकलने वाले लार को एकत्रित किया। ठीक है, तो ये 58 प्रश्न यहाँ से आपके कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। 59वां प्रश्न क्या है आपका? 59वां प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में QCR और CR संबंधित हैं। UCR अस्वाभाविक अनुक्रिया, UCR को क्या कहते हैं? अस्वाभाविक अनुक्रिया। और CR को क्या कहते हैं? स्वाभाविक अनुक्रिया। संबंधित थे, किससे संबंधित थे? भोजन से संबंधित थे कि घंटी से संबंधित थे कि लार बहने से संबंधित थे कि नली से थे? तो भैया ये लार बहने से संबंधित थे। किससे थे? UCR और CR का संबंध किससे था? लार बहने से संबंधित था। ठीक है, अब हम अपने पड़ाव के अंतिम प्रश्न पर हैं। 60वां प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा है कि सीखने में निम्नलिखित में से किसे विस्मरण का कारण नहीं कहा जाना चाहिए? विस्मरण मतलब भूलने का कारण। ठीक, तो भैया पहले इसको हमने कहा कि इसको जब याद करना हो या इसको हल करना हो तो पहले नहीं को भूल जाइए। यही तो कहा था कि निम्नलिखित में से सीखने में निम्नलिखित में से किसे विस्मरण का कारण कहा जाना चाहिए? पहले इसको देख लेते हैं, किसे का कारण कहा जाना चाहिए। ठीक, तो 60वें का ए है सीखने की कमी, ये विस्मरण का कारण हो सकती है। स्मरण की इच्छा, धारण किए जाने वाले पाठ्य वस्तु या कौशल के प्रति रुचि। अगर रुचि है तो विस्मरण हो ही नहीं सकती, तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। परीक्षण केंद्रों में परीक्षार्थियों में कठिन प्रश्नों को देखकर उठने वाले मानसिक द्वंद्व, ये विस्मरण का कारण हो सकता है, तो ये विस्मरण का कारण हो जाएगा। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, तो ये विस्मरण का कारण हो गया। तो 3 आपका ए विस्मरण का कारण है, आपका सी विस्मरण का कारण है, आपका डी विस्मरण का कारण है। तो विस्मरण का कारण कहा जाना चाहिए, तो ये 3 को तो कहा जाना चाहिए, ए सी डी को तो कहा जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न पूछ क्या रहा है कि कारण नहीं कहा जाना चाहिए। तो जो आपका गलत हुआ था, विस्मरण का कारण जो नहीं था, वह ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बी स्मरण करने की इच्छा, धारण किए जाने वाली पाठ्यवस्तु या कौशल के प्रति रुचि, यह विस्मरण का कारण नहीं कहा जाना चाहिए। यही आपका सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम 60 प्रश्नों की श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। आगे इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। प्रश्न पहले से निर्मित हैं, ये इसलिए दिया जा रहा है कि आप थोड़े थोड़े अंतराल पर आपको प्रश्नों की एक छोटी छोटी श्रृंखला जाए, जिससे आप प्रश्नों को सीख पाएं, उसके उत्तर को जान पाएं। अगले वीडियो में हम इसके आगे 60 प्रश्न के आगे 90 प्रश्न तक आपको अध्ययन कराएंगे और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।